चलिए गाइस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, जिसका हम ऑलरेडी काफी पार्ट कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट मोर देन हाफ कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करेंगे इस चैप्टर के बारे में आगे स्टडी। लेकिन बट बिफोर आई बिगिन विद दिस चैप्टर विद टुडेज क्लास, मैं आपको थोड़े से रूल्स बताना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने देखा आज की क्लास में बहुत सारे बच्चे न्यू हैं जो मेरी क्लास में शायद पहली बार आ रहे हैं बड़े टाइम बाद। तो पहले मैं उनको 3 जो मेरी क्लास के रूल्स है ना वो बताने चाहती हूँ। सबसे पहला रूल तो बच्चा ये है कि यू हैव टू बी पंक्चुअल, टाइम पे आना है। आज तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो नॉर्मली मैं सिर्फ 5 मिनट वेट करती हूँ। 5 मिनट के बाद आई विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है, उससे ज्यादा मैं वेट नहीं करूंगी, फिर आपका मिस होगा तो वो फिर आपको रिकॉर्डेड सुनना पड़ेगा, वो रिपीट भी नहीं होगा। तो मेक श्योर यू आर ऑन टाइम। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि बहुत सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन करते हैं, बीच में छोड़कर चले जाते हैं, ऐसा होता है। और आपको शायद लगता है कि टीचर को पता नहीं चलता, यहाँ पर मुझे सबका पता है ना, हर बच्चा कौन सा बच्चा लीव कर रहा है, फिर कौन दोबारा ज्वाइन ही नहीं कर रहा। सो मेक श्योर आप लीव करते हो तो परमिशन लेकर लीव करना है, कि कोई रीजन है बताकर लीव करना है। बिना परमिशन के लीव करोगे तो फिर आगे रिपोर्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, सो डू नॉट लीव विदाउट परमिशन। एंड थर्ड रूल इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, कि बच्चों मैं पढ़ाती हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछती हूँ, जो पुराने स्टूडेंट्स उनको पता है। that I ask lots of questions। तो आप लोगों ने हमेशा उसका आंसर देना है। मतलब ऐसे नहीं है कि हम ठंड है तो लेजी होकर बैठे हैं। यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, बड़ा एक्टिवली आपने रिस्पॉन्स देना है साथ के साथ। ठीक है, जैसे कि मैंने देखा आज क्लास में 39 to 40 स्टूडेंट्स हैं, तो टिल द एंड मुझे इतना ही चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथ प्लस बीच में इंटरेक्शन करनी है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी तो सबने पार्टिसिपेट करना है। इससे मैं देखूंगी कि कितने बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने सो रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, पूछिए, किस क्या रिक्वेस्ट है, बोलिए। माइक एक्टिवेट मैं इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर एकदम से कोई बीच में बोलता है तो डिस्टरबेंस होती है। हाँ, जब मुझे कोई क्वेश्चन पूछना होगा या आपको कोई डाउट होगा, आप हैंड रेज कर देना, मैं उस टाइम पे माइक ऑन कर दूंगी। अभी क्लास में माइक ऑन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें। बहुत सारे बच्चे न्यू हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को पिछला रिवाइज करा सकूं। मैं गारंटी नहीं देती हूँ क्योंकि आपने पिछली क्लासेस नहीं लगाई हैं, बट हाँ, जितना रिवाइज करवा सकती हूँ मैं ट्राई करूंगी। चलिए, 2 टाइप के रिएक्शंस थे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कौन सा रिएक्शन करा था, बताइए जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। व्हाट डिड वी डू इन आवर लास्ट क्लास? हमने क्या पढ़ा था? लाइट रिएक्शन। वेरी गुड मीनाक्षी, लाइट रिएक्शन पढ़ा था। लाइट रिएक्शन होता कहां पर है? लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा था? अगर ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ हो रहा था? कहीं भी? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। वेरी गुड, ये थाइलाकोइड है और थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन अगर आपको याद हो, इट वाज अ लिपिड बाइलेयर, ऐसा सा स्ट्रक्चर था उसकी मेम्ब्रेन का। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नेटवर्क इशू है इसलिए क्लास कट हो रहा था, कोई बात नहीं, हैप्पी, इट्स ओके, एटलीस्ट आपने ज्वाइन तो किया। ऐसा लिपिड बाइलेयर है, पूरा मेम्ब्रेन ऐसा बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ही मेम्ब्रेन के अंदर कुछ फोटो सिस्टम्स थे। PS1 और PS2। पहले कौन आता था? पहले वी हैड PS2, वेरी गुड, एंड देन वी हैड PS1, वेरी गुड। ठीक है, अब इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि PS1 है, 1 तो पहले होना चाहिए, नहीं, 1 की डिस्कवरी पहले हो गई थी, इसीलिए 1 जो है वो पहले है। लेकिन 1 का काम बाद में है। ठीक है, फिर अब क्योंकि इसका नाम लाइट रिएक्शन है, कॉल आ गई थी, नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लकी, इट्स ओके। लाइट मतलब सनलाइट चाहिए, तो इस पे क्या होता था जब सनलाइट फॉल करती थी, तो यहाँ पर जो हमारा क्लोरोफिल, कौन सा क्लोरोफिल होता है रिएक्शन सेंटर में, कौन सा क्लोरोफिल था? क्लोरोफिल ए, वेरी गुड। तो इसका कौन एक्साइट होता था लाइट पड़ने पर? जब लाइट फॉल करती थी तो क्या होता था? इसका इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड शुभम, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता था। और इलेक्ट्रॉन फिर क्या करता था? पास पास गेम चलती थी, फिर यहाँ से किसको ट्रैवल करता था ये? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से फिर आ जाता था
PS1 के पास, अरे वाह वाह वाह, हाँ इतने आंसर्स, इट मींस सबको बहुत अच्छे से याद है, दैट्स गुड। फिर यहाँ से ट्रेवल करता था और फाइनली हमारा एक प्रोडक्ट बनता था जिसका नाम था NADPH। ठीक है, और यहाँ पर इन द मीन टाइम वाटर की ब्रेकडाउन हो रही थी, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन बनता था। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता था क्लोरोफिल ए को, उसकी नीड्स पूरी करता था, एंड मीनवाइल ये जो प्रोटॉन है ये बड़ी स्पीड से बाहर निकलते थे, है ना, ये हमने पढ़ा है, ये सारा लाइट रिएक्शन था, बड़ी स्पीड से बाहर निकलते थे और क्या बनता था, ATP बनता था फ्रॉम ADP। वेरी गुड सान्या, गुड, लकी। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। सो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं तो लाइट रिएक्शन का रॉ मटेरियल क्या था, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या था लाइट रिएक्शन का, सनलाइट। केमिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वाटर एंड सनलाइट, मेनली हमें ये यूज करना था। लेकिन इसके अलावा ADP भी तो एक रॉ मटेरियल था, NADP भी तो एक तरह से रॉ मटेरियल ही है, क्योंकि ADP इज चेंजिंग इनटू ATP, NADP इज चेंजिंग इनटू NADPH, है ना प्रियांशी। ठीक है, तो ये भी रॉ मटेरियल ही है एक तरह से, ये सब चाहिए हमें, तो इतना तो आप लोगों को क्लियर है। ये था हमारा लाइट रिएक्शन। आज हम करेंगे डार्क रिएक्शन। तो जो बच्चे नए हैं घबराना नहीं है, ठीक है। देखो हो सकता है आप लोगों को ये पुराना समझ ना आया हो, विच इज वेरी नॉर्मल, जिसने नहीं सुना ना उसको नहीं आएगा समझ, रिवाइज करने के बाद भी समझ नहीं आया, माना। लेकिन जो आज डार्क रिएक्शन वाला टॉपिक है ना, इसके लिए आपको लाइट रिएक्शन अगर नहीं भी आता, आज का लेक्चर सुन लोगे तो डार्क रिएक्शन क्लियर हो जाएगा, ये मैं पहले ही बता रही हूँ। तो ये नहीं सोचना कि हमें पुराना नहीं आता तो शायद हमें ये समझ ही नहीं आएगा, आज का भी सुनोगे तो आज का आपको समझ आ जाएगा, बड़े आराम से समझ आ जाएगा। तो जो नए बच्चे हैं वो ये मत सोचकर भाग जाना कि यार पहले पिछला ही पढ़ेंगे फिर देखेंगे, आज वाला करोगे तो आज का क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, लाइट और डार्क रिएक्शन में से लाइट रिएक्शन मदर की तरह है या फादर की तरह है, बताइए। अब मुझे पता लग जाएगा कि आपको कितना याद है। लाइट रिएक्शन इज लाइक मदर और लाइक फादर, वेरी गुड अनीता। अच्छा मदर नहीं, फादर, लाइट रिएक्शन वाज लाइक फादर, पापा की तरह, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। एंड डार्क रिएक्शन इज लाइक मदर। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया, ये बीच में रिश्तेदारियां कहाँ से शुरू हो गई, मैं बताती हूँ। लाइट जैसे फादर क्या करते हैं, दिन में काम करते हैं, ठीक है, और पैसे कमा के लाते हैं। गुड इवनिंग, बीच में कौन आया अभी इतनी लेट। तो जो फादर हैं वो लाइट में दिन में पैसे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे और लाकर किसको दे देंगे, मम्मी को, और मम्मी इससे क्या बनाएगी, फूड बनाएगी, खाना बनाएंगे, है ना, सब्जी खरीद कर लाएंगे फिर खाना बनेगा, ऐसे ही होगा। स्क्रीन फुल नहीं हो रही है, स्क्रीन फुल नहीं हो रही है, आपको पार्टिसिपेंट्स में जाकर उसको पिन करना पड़ेगा, पिन करना पड़ेगा। तो उसी तरह हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी लाइट में दिन में काम करके पैसे कमा रहा है इन द फॉर्म ऑफ, पिन कर रखा है फिर भी फुल। अच्छा फुल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है, वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने जूम किया हुआ था, ठीक है। सो मनी यहाँ पर क्या है, मनी इज ATP एंड NADPH जो लाइट रिएक्शन ने बनाया। फिर ये दोनों प्रोडक्ट्स उसने किसको दे दिए, माँ को दे दिए, माँ यानी कि स्ट्रोमा, क्योंकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रहा है। फिर वहां जाकर हमारा ग्लूकोज बनेगा, फूड बनेगा, ठीक है। तो ये जो डार्क रिएक्शन है, सबसे पहले तो ये डार्क का मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में हो रहा है, डार्क का मतलब है इट डज नॉट नीड लाइट, इट डज नॉट नीड, इसको लाइट की डायरेक्टली जरूरत नहीं है।
ये लाइट के बिना भी हो सकता है, लाइट में भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये डार्क में ही होगा। तो इट इज अ मिस नॉर्मल, है ना, ये लाइट का इंडिपेंडेंट है। वेरी गुड सान्या। ठीक है, विशाल को बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं देख रही हूँ विशाल बहुत ज्यादा लीव कर रहा है, लीव इन लीव आउट। कोई बात नहीं विशाल, इट्स ओके, एटलीस्ट आप ज्वाइन तो कर रहे हो। बिल्कुल प्रियांशी, वेरी गुड। वो डार्क में नहीं हो रहा, बस सिर्फ ये कि उसको लाइट की जरूरत नहीं है, उसको लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की जरूरत है बस। उसको लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट ला कर दे दो, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको लाइट नहीं चाहिए, ये स्ट्रोमा में होता है। सो इट इज नॉट अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, इट इज अ थर्मोकेमिकल। थर्मोकेमिकल मतलब इसको एनर्जी चाहिए, खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, और ये स्ट्रोमा में हो रहा है। अब जैसे कि हमें पता है लाइट में वाटर यूज हो रहा था ना, लाइट में वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा था, इस रिएक्शन में CO2 का फिक्सेशन हो रहा है। क्या मेरी वॉइस सबको ब्रेक हो रही है या सिर्फ सान्या को दिक्कत आ रही है? नहीं हो रही ना ब्रेक? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गई। सान्या दोबारा रीज्वाइन कर लेगी। ओ, थैंक यू बच्चों, सही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, CO2 फिक्स होती है। CO2 फिक्स कैसे होगी ये हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, और दूसरा इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि ब्लैकमैन ने स्टैब्लिश किया था इसको, इसके बारे में स्टडी किया था, तो इसको ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं। और ये दो तरह से हो सकता है डार्क रिएक्शन, C3 साइकिल और C4 साइकिल। आज हम सिर्फ C3 करने वाले हैं, डार्क रिएक्शन का सिर्फ C3 करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जरा हम देखते हैं, वही पिछली चीज रिवाइज करते हैं। ये हमारी लीफ है बहुत बड़ी, लीफ के अंदर कौन से सेल्स होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है? अरे जैसे कि मैंने कहा था, मैं आराम से नहीं बैठने दूंगी आपको, आपको आंसर्स देना पड़ेगा, एक्टिव होकर बैठना पड़ेगा मेरी क्लास में। कौन से सेल में फोटोसिंथेसिस होती है लीफ के अंदर? कौन सा स्पेशल सेल होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है? मीजोफिल। वेरी गुड संचिता, वेरी गुड, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट रिएक्शन हमने अभी पढ़ा, ये थाइलाकॉइड में हो रहा है। थाइलाकॉइड इतना बड़ा होता नहीं है, मैं बड़ा दिखा रही हूँ आपको। ये हमारा थाइलाकॉइड है, जूम करा हुआ मैंने। मीजोफिल भी इतना बड़ा नहीं होता, सिर्फ जूम किया हुआ है। चलिए, तो थाइलाकॉइड में लाइट रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पर हमारी जेड स्कीम चल रही थी। ठीक है, फिर हमारा NADPH बन रहा था, यहाँ पर ATP बन रहा था, बीच में वाटर ब्रेक हो रहा था, ये सब कुछ हमने पढ़ा। अब जरा डार्क रिएक्शन को देखते हैं। डार्क रिएक्शन में क्या है, यहाँ से आता है CO2। CO2 की एंट्री देखो, CO2 यहाँ पर मेन हीरो है हमारा। डार्क रिएक्शन में मेन हीरो कौन है? CO2। तो ये CO2 कहाँ से एंटर करता है लीफ में? इन पोर्स को क्या बोलते थे हम? बिल्कुल बिल्कुल, डार्क रिएक्शन कार्बन से रिलेटेड है। इस पोर को बोलते हैं हम स्टोमेटा। स्टोमेटा से CO2 जी एंट्री मारते हैं। या हमारे सेल में एक ऑर्गेनेली होता है जिसमें रेस्पिरेशन हो रही होती है। प्लांट्स में कौन सा ऑर्गेनेली है जिसमें रेस्पिरेशन होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, नाम तो सुना ही होगा। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन यूज करके CO2 बनती है, और वही CO2 यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट ले लेता है। ठीक है, देखो कितना अच्छा सिस्टम है ना प्लांट्स में, कि जो CO2 निकाली बाहर, उसी का यूज करके खाना बना लिया। हमारी तो जो CO2 निकलती है वो एकदम वेस्ट है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट्स अपने ही CO2 रिलीज करके उसी को यूज कर लेते हैं। बिल्कुल, इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। बिल्कुल अबे, वेरी गुड। ठीक है, तो उससे CO2 बनती है। ये CO2 आई, ये CO2 आती है तो एक साइकिल में लग जाती है, इस साइकिल को बोलते हैं C3 साइकिल। इस साइकिल के दौरान रिलीज होता है, ग्लूकोज बनता है। अब ये C3 कैसे चलता है, ग्लूकोज कैसे बनता है, यही आज की क्लास में हमने पढ़ना है। तो आपको इतना क्लियर हो गया, लाइट हम कर चुके हैं, फिर डार्क जो है हम उसको स्टडी करेंगे। लेकिन देखो, खाना बनाना अपने मम्मी से कभी पूछना, मम्मी कहती है ना कि खाना बनाना ना इतना आसान काम नहीं है। सुना होगा ना आपने, खाना बनाने के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए। टू मेक फूड वी नीड लॉट्स ऑफ थिंग्स। क्या क्या चाहिए हमें? सबसे पहले तो हमें एनर्जी चाहिए। मम्मी खाना बनाएगी तो
गैस पर बनाएगी, कोई फॉर्म ऑफ हीट, कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए हमें, तो वो एनर्जी हमारे प्लांट्स को भी चाहिए। तो प्लांट्स को वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? वेयर आर दे गेटिंग इट फ्रॉम? दे गेटिंग फ्रॉम एटीपी। वेरी गुड, एटीपी, सिर्फ एटीपी, एटीपी है एनर्जी देने वाला। अब जरा ध्यान से सोचो, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा रही हूँ। CO2 से बनना है ग्लूकोज, C6H12O। CO2 में तो कहीं हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये जो हमारा ग्लूकोज बन रहा है इसमें हाइड्रोजन है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है ये? इज इट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, सो ये रिडक्शन है। तो इट मीन्स कि CO2 को हाइड्रोजन देने वाला कोई चाहिए, कोई ऐसी शक्ति चाहिए जो अपने हाइड्रोजन बांट सके, दानवीर। तो सेकेंडली वी नीड अ रिड्यूसिंग पावर। खाना बनाने के लिए हमें एक शक्ति चाहिए जो अपना हाइड्रोजन डोनेट कर सके। ये रिड्यूसिंग पावर कौन है? ये रिड्यूसिंग पावर है NADPH। अब जैसे कि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे बीच में वाटर कह रहे हैं, बट मैं तो NADPH भी कह रही हूँ, बीच में कुछ बच्चे NADPH कह रहे हैं। अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम स्टार्टिंग में हमें आपने पढ़ाया कि CO2 प्लस वाटर, व्हाट इज NADPH? बच्चे इसके लिए आपको थोड़ा सा पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि NADPH क्या है? ये हमारे लाइट रिएक्शन के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है जो कि डार्क रिएक्शन में यूज हो रहा है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है मैं वही बता रही हूँ। ये एक रिड्यूसिंग पावर है, मतलब NADPH है, इसके साथ H लगा हुआ है, ये अपना H डोनेट करता है, ये CO2 को अपना H दे रहा है। लेकिन आप कहोगे कि मैम आप तो कहते थे कि ये जो C6H12O6 बनता है, इसमें ये जो C है ये कार्बन डाइऑक्साइड का आता है, जो O है ये यहां से आ रहा है, और ये जो H है, मैम आप तो कहते थे कि H वाटर से आता है, ये वाटर वाला H है। अब आप कह रहे हो कि H NADPH से आ रहा है, और चलो ये ऑक्सीजन गैस निकल जाती थी, इसकी ऑक्सीजन गैस बन के निकल जाती थी, ये तो हमने किया एक्सपेरिमेंट। मैम आप अब आप कहोगे कि अब आप कह रहे हो यहाँ पर कि NADPH अपना H देता है CO2 को, यहाँ पर आप कह रहे थे कि वाटर अपना H देता है। होगी ना दो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस। अब किसको सच माने? एक्चुअल में मैम दोनों चीजें सही बोल रही है, क्योंकि ये थाइलाकॉइड है। ध्यान से देखना, ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना। इसमें वाटर ब्रेक हो रहा था, इस प्रोसेस को क्या बोलते थे? ब्रेक डाउन ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं हम? व्हाट डू वी कॉल इट? हाइड्रोलिसिस, फोटोलिसिस। क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस नहीं बोलेंगे हम, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में वाटर ब्रेक हो रहा है। तो फिर ये प्रोटोन जो था ये बहुत जल्दी बाहर निकलता था, बहुत स्पीड से बाहर आता था। एक रास्ता था जिससे ये बाहर आता था, उस रास्ते को हम क्या बोलते थे? F0F1 कॉम्प्लेक्स। याद है? एक पार्टिकल था जिससे H पॉजिटिव बाहर आता था। अभी H पॉजिटिव बाहर आ गया। बाहर कहाँ आ गया? सेल के बाहर आ गया। बाहर कहाँ आ गया? स्ट्रोमा में। वेरी गुड सान्या। थाइलाकॉइड से बाहर निकलकर, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, तो थाइलाकॉइड से बाहर आकर थाइलाकॉइड के स्ट्रोमा में आ गया। वेरी गुड शुभम, गुड प्रियंका। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो जेड स्कीम चल रही थी, यहाँ पर NADP किसके साथ रिएक्ट करता था? H पॉजिटिव के साथ, और NADPH बनाता था। तो बच्चे देखिए, ये जो NADPH का H है ना, ये जो H पॉजिटिव है, ये वाटर वाला H पॉजिटिव ही है जो NADPH में लगा हुआ। तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली जो NADPH का H है वो ये वाटर से ही आया हुआ है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि NADPH रिड्यूस कर रहा है, मैं ये भी कह सकती हूँ कि वाटर रिड्यूस कर रहा है। इट इज द सेम थिंग। ये समझ आया आपको? किसी को इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। तो मैं दोनों तरीके से सही ही थी कि वाटर का भी कह सकते हैं या NADPH का H ये रिड्यूस कर रहे हैं।
तो ये हमें फूड बनाने के लिए दो चीजें चाहिए। दोबारा बता दो रोशनी, ठीक है। देखिए, वाटर का जो प्रोटोन बाहर आता है स्ट्रोमा में आ गया, वही प्रोटोन को किसने उठा लिया, NADP ने, और बना दिया NADPH। तो एक तरह से ये जो NADPH में H लगा हुआ है, ये कहाँ से आया है, वाटर का ही है ना प्रोटोन। तो हम या तो ये कह लो कि वाटर अपना प्रोटोन देता है, या ये कह लो कि NADPH अपना प्रोटोन देता है, एक ही बात है। मैं ये कह रही हूँ, समझ आया रोशनी, इज इट क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। H वेस्ट मटेरियल तो नहीं हुआ। हाँ, आवारागर्दी कर रहा था ये स्टोमा में, इसको पकड़ लिया NADP ने। हाँ, ऐसे फ्री था, घूम रहा था ऐसे ही, बनता रहता है यूज होता रहता है, बनता रहता है यूज होता रहता है। नहीं, ऐसा नहीं आएगा। या तो अगर आपसे रिड्यूसिंग पावर पूछेंगे, सामने अगर पूछ लिया रिड्यूसिंग पावर बताओ, फिर आप वाटर नहीं लिखोगे, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर NADPH होती है। बस इससे ध्यान रखना, रिड्यूसिंग पावर नाम हमने NADPH को दिया हुआ है। वैसे ये दोनों ऐसे नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में होगा गड़बड़। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, कोसंबी ने। बच्चे, यू हैव एनी डाउट? मैं माइक ऑन करूं? पूछो। क्लियर हो गया शिखर, वेरी गुड। बोलो, पहले तो मुझे ये बताओ बच्चे, आपका नाम मैं सही बोल रही हूँ, कोसंबी या कोसाम्बी? माइक में, माइक में। गलती से हैंड रेज हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, वैसे ऐसे गलती से हैंड मत रेज किया करो, बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, मेक श्योर थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठो। चलो, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि C3 साइकिल कैसे हो रहा है। अब खाना बनाते हैं, ठीक है, बहुत बातें होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्लूकोज मेकिंग, दैट इज बाय C3 साइकिल, जिसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। कैल्विन साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था, इसको प्रॉपरली स्टडी किया था। तो साइंटिस्ट का नाम देखो कितना अच्छा, मेल्विन कैल्विन। ठीक है, तो मेल्विन कैल्विन ने इसको स्टडी किया था। किस पे स्टडी किया था? अब देखो, जहां भी फोटोसिंथेसिस नाम आता है हमें लगता है प्लांट, बट एक्चुअल में इट इज, उसने ये स्टडी किया था एल्गी पे। एल्गी भी तो फोटोसिंथेसिस करती है, ग्रीन एल्गी। तो ये एल्गी पर स्टडी किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो किसने C3 साइकिल स्टैब्लिश किया था? मेल्विन कैल्विन ने। ठीक है, नंबर 2, किस पे स्टडी किया था? एल्गी पे, एल्गल फोटोसिंथेसिस पे किया था। ठीक है, नंबर 3, कैसे किया था? उसने क्या किया था, उसने नॉर्मल CO2 नहीं ली थी, उसने रेडियो एक्टिव CO2 ली थी। यानी कि आपको पता है कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 14 इनमें से होता है रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव जो होती है कोई भी कंपोनेंट, वो बड़ी जल्दी से ट्रेस हो जाता है। ठीक है, वो अलग ही चमकता है, वो ट्रेस हो जाता है। तो उसने जो CO2 ली थी, वो रेडियो एक्टिव कार्बन की बनी हुई थी, तो वो बहुत जल्दी ट्रेस हो जाता है। तो हमें पता लग जाता है कि ये कंपाउंड क्या बना, इससे क्या बना, इससे क्या बना। तो इसने इस साइकिल को इस तरह से स्टडी किया। अब ज्यादा नहीं, पहले हम साइकिल पे ही देखते हैं साइकिल क्या है। ये साइकिल थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था इस पूरी फिल्म का, जो डार्क रिएक्शन वाली फिल्म है, इसका हीरो कौन है? हु इज द हीरो ऑफ दिस मूवी? CO2 हीरो है ना, बिल्कुल सान्या, है ना। तो जब CO2 आता है, तो CO2 क्या बोलता है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, बोलता ना हीरो। तो हीरो के स्वागत के लिए फैग से स्वागत करना पड़ेगा ना इसका। अग्री? तो यहाँ पर उसको स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए, हाथ, अपनी बाहें बिछाकर एक मॉलिक्यूल खड़ा है जिसका नाम है RUBP।
ये बड़ा यस मैम आया सबका स्वैग से स्वागत में, बड़े एक्टिव हो गए सब। हाँ, तो ये जो CO2 है जब ये आया तो इसका स्वागत किसने किया? एक मॉलिक्यूल ने जिसका नाम क्या है? RUBP। इसकी कोई फुल फॉर्म भी होगी, बिल्कुल है, राइब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, मतलब फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2। CO2 को सबसे पहले कौन रिसीव करने आया है? RUBP। ये जो राइबुलोज है बच्चे, अगर आपको पता हो तो राइबुलोज फॉस्फेट ये जो है, ये 5 कार्बन का शुगर होता है, कीटोन शुगर होता है, 5 कार्बन का बना होता है। ठीक है, जिसके फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पे क्या अटैच्ड है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। 5 कार्बन इसमें है, प्लस एक आ गया हमारा CO2 का, तो टोटल कितने कार्बन बन गए? अब जो कंपाउंड बना, CO2 भी आकर कहीं जुड़ गया इनके साथ, 5 कार्बन के साथ। ठीक है, RUBP में जो U है ये स्मॉल है, मतलब इट इज लाइक दिस। रिब्यूलोज का ही ना, राइब्यूलोज का U उसके साथ ही है। ठीक है, समझ आया? U की कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये उसके साथ ही है। हम्म, अब ये 5 कार्बन का था, इसके साथ 6th कार्बन भी आकर जुड़ गया, तो एक हमारे कितने कार्बन का कंपाउंड बन गया? 6 कार्बन की चेन बन जाएगी। बिल्कुल, ये जो 6 कार्बन का कंपाउंड है, दिस इज वेरी अनस्टेबल। ये बहुत बहुत अनस्टेबल है। अब ये बहुत अनस्टेबल है, तो ये इमीडिएटली टूट जाएगा। ये जो 6 मॉलिक्यूल की चेन बनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये इमीडिएटली टूट जाएगी दो पार्ट्स में, 3 3 कार्बन के। तो क्या बनाया इसने? 3 कार्बन की शुगर। वेरी गुड मनीषा। ये अनस्टेबल मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना, अब ये हमें नहीं पता है कैसा स्ट्रक्चर है, ये स्टडी नहीं होता, ये बनते ही टूट जाता है, और ये टूटकर क्या बना देता है? ऐसे 3 कार्बन की चेन बना लेता है, जिसमें एक एक फॉस्फेट लगी हुई है। पहले 2 फॉस्फेट एंड्स पे थी, अब यहाँ पे एक एक फॉस्फेट लगी हुई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी कह देते हैं। आपने सुना ही होगा, एस्पार्टिक एसिड को एस्पार्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह अगर बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म रखनी है, जैसे कि सभी बोल रहे हैं, तो इसको 3PGA भी कह देते हैं। तो 3PGA पता होना चाहिए क्या है? इट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो थी, इसमें CO2 ऐड हुआ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन क्यों? क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ CO2 हो रही है, और एंजाइम को, और किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है? रुबिस्को। बच्चों एक चीज डार्क रिएक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो डार्क रिएक्शन होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए डार्क रिएक्शन में। और एंजाइम्स हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है कि जरा सा टेम्परेचर चेंज हुआ, जरा सा पीएच चेंज हुआ, तो क्या होता है? एंजाइम, एंजाइम के साथ क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर टूट जाता है, वो डीनेचर हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है ना मीनाक्षी? तो इट मींस डार्क रिएक्शन में बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर जरा सा हम कुछ टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो हमारा ये पूरा का पूरा साइकिल जो है वो खराब हो सकता है। तो इट मीन्स ये जो डार्क रिएक्शन है वो बड़ा सेंसिटिव है। तो डार्क रिएक्शन जो है वो बड़ा सेंसिटिव होता है टू टेम्परेचर, पीएच एंड ऑल दैट। एंजाइम की नीड क्यों? क्योंकि बिना एंजाइम के होता नहीं है ये प्रोसेसेस। रुबिस्को, रुबिस्को एक बड़ा चंट एंजाइम है। रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत तेज है ये ना, एक एक ऐसे एंजाइम है जिसके 2 चेहरे हैं, 2 पहलू हैं।
ठीक है, इसके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, बस सिर्फ अभी इतना आपको पता होना चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स में ये भी पढ़ा है हमने कि जो रुबिस्को है, हाँ हाँ, इट इज एन एंजाइम। एंड इनफैक्ट इसके बारे में बायोमोलिक्यूल्स में आपको शायद भूल गए, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द होल बायोस्फीयर। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कह लो, द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम कह लो, ये रुबिस्को ही है। इस पे ये क्वेश्चन बनता है, इसको यहाँ पर आपको देखो रिवीजन हो गई इस चीज की। और शायद बायोमोलिक्यूल्स में आपको बोला भी गया था कि इसके बारे में आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे। तो ये है वो रुबिस्को, जो क्या कर रहा है, C3 साइकिल का सबसे पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन करवा रहा है। ठीक है, रुबिस्को जी के बारे में पता लग गया। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने रिडक्शन करनी है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी है। अब बच्चे जरा ये देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी आती है। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, COOH, जब हम इसकी रिडक्शन करते हैं तो ये किस में चेंज होता है, एल्डिहाइड में। अगर आपने पढ़ ली है तो वेल एंड गुड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो आप पढ़ोगे इस चीज को, ये आपको क्लियर हो जाएगा। फर्दर एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो इट चेंजेस इनटू अल्कोहल। किस में चेंज हो जाएगा, अभी नहीं पढ़ी ना, मुझे पता था बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी, तो कोई बात नहीं। तो अभी सिर्फ इतना ही याद रखना, फिर आप ऑर्गेनिक में आप याद करोगे कि हाँ हमारी बायो मैम ने हमें ये कुछ बताया था। ठीक है, तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, अभी सिर्फ यही कंसेप्ट देखना है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, फर्दर इसकी रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है। ठीक है, अभी स्टार्ट ही किया है, कोई बात नहीं। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो क्या बनेगा, इसका एल्डिहाइड बनेगा, है ना, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनेगा। अब 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के पर आने से पहले मैं आपको कुछ चीजें इसके बारे में बताती हूँ। देखो, जब सबसे पहले CO2 ऐड हुई, हमारा 6 कार्बन का कंपाउंड बना, वो तो बहुत अनस्टेबल था, वो तो उसी टाइम टूट गया, तहस नहस हो गया। ठीक है, लेकिन सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड कौन सा बना, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3PGA बना। दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल। कितने कार्बन का है ये, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कार्बन, जल्दी से देख के बताइए। सब पार्टिसिपेट करेंगे, वही 2-3 बच्चे नहीं करेंगे। आई वांट एवरीवन्स पार्टिसिपेशन। मोहिनी बताइए, हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन। सो क्योंकि इस साइकिल का सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का बना हुआ है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस पूरे साइकिल में सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का है, इसलिए इस साइकिल का नाम C3 साइकिल है। वेरी गुड अलीजा, समझ आया इसका नाम C3 साइकिल क्यों है, क्योंकि इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का बना हुआ है। ये क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं देखो, सबसे पहले CO2 को रिसीव करने कौन आया, RUBP। ठीक है, फिर उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप हुआ कार्बोक्सिलेशन, उसको किसने करवाया, कौन से एंजाइम ने करवाया, रुबिस्को। ठीक है, फिर इसका सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, 3PGA। अभी तक ये क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था जो रिडक्शन है, रिडक्शन को कौन करवाएगा, रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर कौन सी है यहाँ पर, NADPH। तो इट मींस इस रिएक्शन में कौन यूज हो रहा है, वेरी गुड सान्या, NADPH यूज हो रहा है, और बन क्या रहा है, NADP। लेकिन इस स्टेप में सिर्फ रिड्यूसिंग पावर नहीं, एनर्जी भी लगानी पड़ेगी, यानी कि ATP भी यूज होगा इनटू ADP। ये समझ आया, इस स्टेप पे देखो NADPH भी यूज हो गया और ATP भी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा एक मॉलिक्यूल नहीं है, कितने PGA बन रहे हैं, एक CO2 आने पर 2 मॉलिक्यूल्स, एक ये और एक ये, हमने दोनों को रिड्यूस करना है, तो हमें 2 NADPH चाहिए होंगे और 2 ही ATP चाहिए होंगी। ये समझ आया आपको, क्योंकि हमारा जो 6 कंपाउंड था वो ब्रेक हो चुका है ना, दो तीन तीन कार्बन में, 2-3-3 कार्बन के कंपाउंड में वो ब्रेक हो चुका है।
सो वी नीड, अब दोनों को करना है तो हमें 2 NADPH लगाने पड़ेंगे, 2 ATP लगाने पड़ेंगे। वेरी सिंपल। NADPH वाला समझ नहीं आया रोशनी? देखिए आपको मैंने बताया कि NADPH ही रिडक्शन करता है ना, वही तो अपना H देगा। इस स्टेप को करने के लिए मुझे H देना है, मुझे रिडक्शन करनी है तो रिड्यूसिंग पावर चाहिए, तो इसलिए NADPH लगाना पड़ेगा। यहाँ पर NADPH अपना H दे देगा, NADP कन्वर्ट हो जाएगा और वो अपना H दे दिया उसने 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड को। इस दौरान एनर्जी भी यूज हो गई। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, एक बार और बता दीजिए, मैं एक बार करवा के आपको पूरा साइकिल दोबारा से बताती हूँ। अब ये रिपीट होगा, बहुत बार रिपीट होगा अभी। फिर ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, इससे बनेगा ग्लूकोज। इससे आगे ग्लूकोज बनता है, कैसे बनता है अभी नहीं, हम ये नहीं देखेंगे, बस हमें ये पता है कि इससे ग्लूकोज बन जाएगा। और फिर जो बचे हुए कार्बन्स होते हैं वो रीजेनरेट कर देते हैं RUBP को। इस स्टेप को बोलते हैं रीजेनरेशन। ये स्टेप क्या है? रीजेनरेशन। ये भी फ्री नहीं होता, इसमें भी एक एनर्जी लग जाती है, ATP यूज हो जाती है, एक ही ATP यूज होती है इस स्टेप में। ठीक है, अब देखिए मैंने ये बोला कि एक CO2 आती है तो वो 6 कार्बन का कंपाउंड बना देती है। ठीक है, उससे वो 3-3 के 2 कंपाउंड्स में ब्रेक हो गया। अब हमारे पास 2 PGA है, 2 मॉलिक्यूल्स है ना PGA के, दोनों को रिड्यूस करना है तो 2 NADPH और 2 ATP लगाए, दोनों से हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के बन गए। इसके भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, इससे एक ग्लूकोज बन जाता है और बाकी RUBP रीजेनरेट हो जाता है। अब आप सोचो कि मैम ये रीजेनरेट कैसे हो गया? 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन थे 2 ग्लिसरैल्डिहाइड से, तो ग्लूकोज ही बन गया, फिर ये रीजेनरेट कैसे हुआ? एक्चुअल में क्या होता है, एक CO2 से बात नहीं चलती, कितने CO2 चाहिए होते हैं हमें? अब ये ध्यान से सुना, जिसने ये चीज ध्यान से नहीं ना सुनी फिर आपको डाउट रह जाएगा इसमें। ध्यान से सुनो, ये जो CO2 है, एक CO2 तो नहीं चाहिए होती ना, फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं 6 CO2 इज रिक्वायर्ड। एक CO2 को कैच करने के लिए एक RUBP। आप ये समझ लीजिए कि हमारा ये जो फिल्म है इसमें 6 हीरो हैं, लीड हीरो 6, तो ये 6 CO2 आती हैं। 6 CO2 को कैच करने के लिए हमारे 6 ही RUBP प्रेजेंट है। समझ आया? इतना समझ आया कि नहीं बच्चों? इतना आया? धीरे धीरे चल रही हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप, के बीच में कोई गुम ना हो जाए। ठीक है, तो अब मुझे ध्यान से बताइए, एक RUBP 5 कार्बन का बना हुआ है ना, एक RUBP 5 कार्बन का बना हुआ है। तो जब हमारे पास 6 RUBPs होंगे तो मतलब हमारे पास टोटल कितने कार्बन हो गए? 6 RUBPs में टोटल कितने कार्बन हो गए? वेरी गुड सान्या, 30 कार्बन हो गए। और 6 CO2 से आ रहे हैं, तो मतलब इस स्टेप पे हमारे पास कितने कार्बन हो गए टोटल? 36 कार्बन। पहले स्टेप में हमारे पास रिएक्शन में कितने कार्बन आ गए? 30 + 6, 36 कार्बन। जिसने ध्यान से नहीं सुना उसको समझ नहीं आया। जरा सा भी कहते ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, ये वही चीज है, जरा सा ध्यान हटा गायब। हाँ जी विशाल जी, रिपीट करना है, बोलो। यस मैम। मुझे पता था, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने ये बोला कि 6 CO2 आती हैं, तो ऑब्वियसली 6 CO2 को रिसीव करने के लिए 6 RUBPs होंगे ना। या हम ये कह सकते हैं कि साइकिल 6 बार चलता है, एक बार CO2 आई, फिर दूसरी बार आई, फिर दूसरी बार आई, तो 6 बार CO2 आई तो 6 बार ही RUBP उसको रिसीव करेगा। इट मीन्स 30 कार्बन तो RUBP के हो गए, 6 कार्बन हमारे CO2 के हो गए, तो इन टोटल वी हैव 36 कार्बन। उसके बाद चलो 36 चल रहा है, ये 2 में डिवाइड हो गया है तो 36 ही, 18-18 कार्बन डिवाइड हो गए। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में यहाँ भी 36 कार्बन आ रहे हैं। अब इसमें से एक ग्लूकोज बन गया, रीजॉइन करनी पड़ रही है सान्या, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स ओके। नेटवर्क इश्यूज काफी बच्चों को हो रहे हैं, स्ट्रेंथ पहले काफी थी क्लास में, थोड़ी कम हो गई, इस टाइम पे हो जाता है। अब 36 कार्बन में से एक ग्लूकोज बन गया, यानी कि कितने कार्बन कम हो गए? 6 कार्बन का ग्लूकोज बन गया, तो अब रह गए 30, वो 30 के 30 फिर
रिस्टोर हो गए, यानी कि हमारे वही 6 आरयूबीपी वाले जो हैं वो रीजनरेट हो गए, हुए कि नहीं। फिर इन 30 के पास और 6 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड आएंगी, तो ये साइकिल चलेगा। सिंपल मैथ्स क्लियर हुआ सबको। वैसे इतना इतना डिटेल में आपको आएगा नहीं, इतने डिटेल में आपको आने नहीं वाला। बस आपने ये इसको याद रखना है कि एक साइकिल में, जब मैं एक साइकिल चला रही थी, सिर्फ एक CO2 की बात कर रही थी, तो मुझे कितने एटीपी और कितने NADPH यूज करने पड़ रहे थे, बताइए। एक साइकिल में कितने एटीपी और कितने NADPH लग रहे थे? NADPH यहाँ 2 लग रहे हैं, और ATP 2+1 3 लग रहे थे। 2 ईच नहीं, ध्यान से देखो, NADPH तो 2 ही लग रहे थे, ATP 3 लग रहे हैं, ध्यान से देखो। वेरी गुड आदर्श। ATP 3, NADPH 2। समझ आया कि नहीं? अब जब मैं कह रही हूँ कि ये 6 साइकिल हो रहे हैं, 6 CO2s आ रही हैं, कैसे कैसे देखिए ना। अच्छा, मेरे पॉइंटर की तरफ देखना सब, जिनको नहीं क्लियर हुआ। यहाँ पर कितने NADPH लग रहे हैं? यहाँ पर 2 NADPH, 2 तो हो गए, ठीक है। अब ATP 2 यहाँ लग रहे हैं, एक यहाँ लग रहा है, इन टोटल ATP कितने हो गए? गुड शिखर, 2+1 3। तो पूरे साइकिल की बात कर रही हूँ ना मैं, पूरे साइकिल में 3 ATP लग रहे हैं। जिसको डाउट था क्लियर हुआ? किसने पूछा था कैसे? मोहिनी ने। मोहिनी को क्लियर हो गया ना? चलिए, ठीक है। अब जब 6 साइकिल हो रहे हैं, तो ATP कितने यूज होंगे? 6 साइकिल में कितने यूज होंगे? 18। वेरी गुड, सिंपल मैथ्स। सिंपल मैथ्स है, इसमें आप साइंस को ब्लेम नहीं करोगे कि ये पता नहीं क्या है। ये मैथ्स है, ये साइंस नहीं है। 18 ATP और NADPH 12, 6 से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। खबरदार किसी ने बोला कि C3 साइकिल मुश्किल है, इसमें वो है, ये मैथ्स है। जिसका मैथ्स वीक होगा ना, वही बोलेगा कि ये मुश्किल है। तो मैं मैथ्स वीक था तभी तो हमने बायो ली। हाँ, तो पूरे एक साइकिल में 18 ATP और 12 NADPH यूज हो रहे हैं। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। CC लिख दो अगर क्रिस्टल क्लियर हुआ है। किसी ने हैंड रेज किया था? सान्या को क्रिस्टल क्लियर हो गया, बाकियों को? अरे वाह। हैंड रेज किसने किया था? माइक ऑन कर रही हूँ। नहीं क्लियर? चलिए, बायो में भी मैथ्स है, वही तो, थोड़ा थोड़ा तो है, बट बड़ा सिंपल मैथ्स है, तो डरिए मत। चलिए, अरे वाह वाह वाह, इतने सारे बच्चों को क्रिस्टल क्लियर। ये हुई ना बात, इससे पता लगता है कि पूरी क्लास कितने अच्छे से सुन रही है। अजय गुप्ता, अच्छा शालू की नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं शालू, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ। मुझे दिख रहा है कॉन्टिन्यूसली बच्चे लीव हो रहे हैं, बट वो ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सच में क्लास को सुनने की कोशिश कर रहे हो। नेटवर्क अलाउ नहीं कर रहा, वो अलग बात है, बट आप लोग बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं और जागे भी हुए हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि सभी जागे हुए हैं। लकी को भी नेटवर्क इशू, क्या करें। वैसे थोड़ा सा अपना नेट वगैरह सेट करके बैठा करो, इस क्लास के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होती है। मैं तो अपनी तरफ से इतनी कहानियों के फॉर्म में आपको क्लासेस कराती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा नेटवर्क अगर हो सके तो अपना रिचार्ज वगैरह सब देख कर सेट करके बैठा करो। हाँ, अगर वैसे दिक्कत आ जाए तो आ ही जाती है, मुझे भी आ जाती है कई बार। आज कुछ समझ नहीं आया हैप्पी? ओहो, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, 9:15 तक ही होगी क्लास। चलिए, इंटरेस्टिंग है, थैंक यू सान्या। विशाल, मुझे भी लगवा दो यार, एयरटेल एक्सट्रीम तो मेरे पास भी नहीं है। चलो, ये प्लांट की पत्ती है जिसमें मीजोफिल सेल है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी, बट वही है, रिकॉर्डिंग थोड़ा लेट मिलती है। ये थाइलाकॉइड है, वाईफाई लगवाना पड़ेगा बिल्कुल।
नहीं, नेट पैक बचा कर रखो। अगर आप एंड तक बचा के रखोगे तो चल जाएगा, ऐसी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेट बहुत है, बस सिग्नल नहीं है। ओके। विशाल तो एक्सट्रीम के पीछे पड़ गया। ये नहीं कि मैं यहाँ ध्यान दूं, इधर ध्यान दो तभी। अभी तो क्लास खत्म होने के बाद बातें करना। चलो, सनलाइट पड़ती थी तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकलती थी ना। देखो, अब ये जो स्टोमेटा होता है ना, अभी मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी सिर्फ मैं नेक्स्ट क्लास के लिए सस्पेंस बनाने जा रही हूँ। ठीक है, क्लाइमैक्स बनाने जा रही हूँ, जो भी कहते हैं उसको, सस्पेंस बनाने जा रही हूँ। स्टोमेटा से CO2 एंटर करती है, हमें पता है, लेकिन इस ही स्टोमेटा से ऑक्सीजन भी बाहर जाती है। पता है कि नहीं आप लोगों को? ये जो ऑक्सीजन है, इसी स्टोमेटा से ये बाहर जाती है, और इसी स्टोमेटा से प्लांट में से पानी भी बाहर जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिससे पानी लूज होता है? क्या बोलते थे इसको? ट्रांसपीरेशन। तो एक स्टोमेटा से, ऑस्मोसिस नहीं, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, सो ट्रांसपीरेशन से ही, मतलब इसी स्टोमेटा से CO2 और ऑक्सीजन का आना जाना हो रहा है, और वाटर निकल रहा है। अब जब बच्चे बहुत तेज कड़ी गर्मी का टाइम होता है, लाइक जून जुलाई का महीना होता है, जब हमारे भी पसीने छूटने लग जाते हैं, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर होता है, तो प्लांट के भी पसीने छूटने लग जाते हैं, उसका भी पानी बहुत ज्यादा लॉस होने लग जाता है। बट अब पानी, इतना पानी लॉस करना बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है उस टाइम पे? उससे बचने के लिए क्या करता था, दिन के टाइम पे अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है। वेरी गुड लकी, स्टोमेटा को क्लोज कर लिया। अब स्टोमेटा क्लोज किया, चलो वेरी गुड, पानी बाहर जाने से बच गया, पानी बाहर नहीं जा रहा, पानी बच गया। लेकिन ऑक्सीजन भी तो बाहर नहीं जा रही, CO2 भी तो अंदर नहीं आ पा रही। एक प्रॉब्लम को बचाने के चक्कर में दो प्रॉब्लम और खड़ी हो गई। ऑक्सीजन बाहर नहीं जा रही, CO2 अंदर नहीं आ रही। अब जब तक CO2 अंदर नहीं आएगी, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की CO2 है, ये भी कितनी देर मदद करेगी? बहुत कम CO2 रिलीज होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस टाइम पे क्या शुरू हो जाता है, एक बड़ी वेस्टफुल प्रोसेस शुरू हो जाती है प्लांट की, जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। ये वेस्टफुल है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ बनता नहीं है, कुछ होता नहीं है, सिर्फ एनर्जी उल्टा यूज ही होती रहती है। आप सोचोगे कि मैम ये अगर वेस्टफुल है तो ये क्यों होती है, और इससे बचते कैसे हैं प्लांट? तो यही हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि जो फोटो रेस्पिरेशन है, पहले तो ये होती क्या है, ये वेस्टफुल क्यों है, और फिर इससे प्लांट्स बचते कैसे हैं। तो दिस विल बी द टॉपिक दैट वी विल बी कवरिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ठीक, क्लियर एवरीवन? सो आप ये लोग, आप सब ये टॉपिक लास्ट क्लास में मतलब आज जो किया है वो पढ़ के आएंगे। सीरियसली यू कैन क्रिएट सस्पेंस, है ना? ये सस्पेंस बन गया ना कि अब ये क्या होगा जब बहुत तेज गर्मी होती है, तो प्लांट कैसे कोप अप करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो इसी सस्पेंस के बहाने तो आप लोग आते हो। हाँ, जिसको पता है वो तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास अटेंड करने तभी तो आप आते हो, नहीं तो फिर आप लोग छुट्टी मार के बैठ जाओ। NADPH ATP वाला समझा दो, कौन सा? ये मैंने आपको बताया ना, टोटल 6 साइकिल्स होते हैं, क्योंकि एक CO2 से काम नहीं ना चलता, 6 साइकिल्स होते हैं। तो एक साइकिल में, मैथ, सिंपल मैथ, अनदर सस्पेंस इन प्लांट स्टोरी, बिल्कुल। 3 ATP और 2 NADPH यूज हो रहे हैं, ये तो रोशनी समझ आ गया था। तो 6 साइकिल्स में कितने होंगे? 3 × 6 18, 2 × 6 12। ADP और ATP क्या होते हैं? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट। ये तो बायोमोलिक्यूल्स में करवाया था, ये आप अभी पूछोगे तो फिर वो हो जाएगी। वेलकम। अच्छा, जो अभय पाठक नाम से, आई थिंक बच्चे का नाम अभय नहीं है, कुछ और है ना, मुझे याद नहीं है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, रेड से लिखा हुआ है, रेड से बच्चे ये लिखा हुआ है
कि जब हम रिडक्शन करते हैं, ध्यान से देखो रोशनी, जब हम रिडक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें रिड्यूसिंग पावर चाहिए, यानी कि इस स्टेप पे एक NADPH अपना H दान करेगा और अच्छा आगे पार्ट है, ठीक है, NADP बनाएगा और जो ATP है इस स्टेप पे ATP भी यूज हो रही है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो बन गए थे ना 3-3 कार्बन के, इसको भी रिड्यूस करना है, इसको भी रिड्यूस करना है, तो एक NADPH से काम नहीं चलेगा, 2 NADPH लगाने पड़ेंगे, इसलिए 2 NADPH और 2 ATP इस स्टेप पे यूज हो रहे हैं, सिंपली बिकॉज हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स है PGB के। 6 मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड टूट गया था ना, दो 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 में टूट गया था 3-3 कार्बन के। रोशनी समझ आया? रिकॉर्डिंग बच्चे आप लोगों के व्हाट्सएप लिंक पे आती है, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन पे आती है, वहां पर ही अपलोड होंगी, ठीक है? वेलकम सान्या, गुड नाइट। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू सो मच, अच्छी रही क्लास। अच्छा रुको रुको रुको, एक क्वेश्चन, चलो अब तो आप इसको आंसर कर ही सकते हो, इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से। ये क्वेश्चन लाई थी मैं आपके लिए। गुड नाइट एवरीवन, इस क्वेश्चन को आंसर कर दीजिए फिर आप लीव कर सकते हैं। हाँ, रिडक्शन H का एडिशन होता है, तो जब ग्लूकोज बनेगा, ये जो ग्लूकोज है C6H12 बनेगा, तो वो H12 जो 12 हाइड्रोजन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो NADPH से ही आ रहे हैं। नोट्स ग्रुप में मैं अभी भेज दूंगी। हाँ, बहुत सारे बच्चे सी ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली राइट, इसका आंसर सी है। इस टाइप का ना क्वेश्चन आता है, मैंने इसलिए दिया है। ये तो 1 साइकिल है, कई बार पूछ लेते हैं हाफ साइकिल में, तो इसको हाफ करना है, तो आपको पता होना चाहिए, मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट। ठीक है गाइस, चलिए तो अब आप लोग लीव कर सकते हैं इफ यू डोंट हैव एनी डाउट। कैसी रही आज की क्लास? मस्त, मजा आया? बिल्कुल मोहिनी, थैंक यू प्रियांशी। चलिए कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लीव कर दें, सॉरी फिनिश कर दें इसको। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।